नमस्कार। आमतौर पर जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कि कोई युद्ध, तो सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। लेकिन जानते हैं, हाल ही में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। सोना महंगा होने के बजाय सस्ता हो रहा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। मतलब जो चीज हमेशा से सेफ मानी जाती थी संकट के समय में, वो अब कमजोर क्यों पड़ रही है? पारंपरिक आर्थिक समझ तो यही कहती है कि युद्ध मतलब सोने की मांग बढ़ेगी और वो महंगा होगा, तो फिर ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। कुछ महीने पहले ही गोल्ड फ्यूचर्स 1,06,000 रुपए के भी ऊपर थे, जो अब लुढ़क कर 94,000 रुपए के आसपास आ गए हैं। सीधी सीधी लगभग 13% की गिरावट। तो चलिए इसके पीछे के 5 बड़े कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में पहला बड़ा कारण है बाजार के बड़े खिलाड़ी। जी, सट्टोरिये या जिन्हें हम स्पेक्युलेटर्स कहते हैं, उनका एक खास गेम प्लान होता है। चलिए समझते हैं वो क्या है। देखिए, उनका खेल बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले वो गोल्ड फ्यूचर्स के भाव को ऊपर चढ़ाते हैं। अब जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो आम निवेशक फोमो में आ जाते हैं, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। और बस जैसे ही ये नए खरीदार मार्केट में आते हैं, सटोरिये अपना सोना उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर आराम से निकल जाते हैं और अपना पैसा वो कहीं और लगा देते हैं, जैसे कि डॉलर और तेल में। अब आते हैं कारण नंबर 2 पर, और ये सट्टोरियों से नहीं बल्कि निवेश के एक बहुत ही बुनियादी नियम से जुड़ा है। ये एक बहुत जरूरी बात है। चाहे सोना हो, शेयर मार्केट हो या बिटकॉइन, कोई भी एसेट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। इसकी चाल हमेशा जिगजैग होती है। तो जिन पुराने निवेशकों ने कम कीमत पर सोना खरीदा था, वो अब अपना मुनाफा यानी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ बेचते हैं, तो बाजार में सोने की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कीमत पर नीचे की तरफ दबाव बनना तो लाजमी है। अब बात करते हैं कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ियों की, खास तौर पर भारत के अपने सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सोना खरीदा है। 2018 में उनके पास लगभग 613 टन सोना था, जो हाल ही में बढ़कर 880 टन तक पहुंच गया है। पर सवाल यह है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा था? इस प्रक्रिया को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, मतलब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करना। तो वो डॉलर बेचकर सोना खरीद रहे थे ताकि उनका खजाना ज्यादा सुरक्षित और बैलेंस्ड रहे। लेकिन अब आरबीआई और दुनिया के कई दूसरे सेंट्रल बैंकों का कह सकते हैं कि पेट भर गया है। उनके पास अब काफी सोना है और उन्हें लगता है कि बस और खरीदने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सोने की जो एक बहुत बड़ी डिमांड इन बैंकों की तरफ से आ रही थी, वो अब काफी हद तक धीमी पड़ गई है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर पैसा सोने से निकल रहा है, तो आखिर जा कहां रहा है? इस बॉलीवुड एनालॉजी को देखिए, ये बहुत मजेदार है। मान लीजिए सोना है शाहरुख खान, एक एस्टैब्लिश्ड भरोसेमंद सितारा। लेकिन सट्टोरिये अब रणबीर सिंह यानी तेल और रणबीर कपूर यानी डॉलर में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में तेजी से मुनाफा कमाने की असली क्षमता फिलहाल इन्हीं में है। ठीक है, तेल की कीमत युद्ध की वजह से बढ़ रही है, ये तो समझ में आता है। लेकिन डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? चलिए इसके पीछे की कड़ियों को जोड़ते हैं। ये ना एक तरह का चेन रिएक्शन है। जब तेल महंगा होता है, तो हर चीज महंगी होने लगती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। अब इस महंगाई को काबू में करने के लिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है, और हम सब जानते हैं जो चीज कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जरा सोचिए, अगर आज $1 94 रुपए का है और उसके 100 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, तो ये सटोरियों के लिए सोने से कहीं ज्यादा आकर्षक निवेश बन जाता है ना? बस यही कारण है कि वो गोल्ड फ्यूचर्स बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? आइए इसे फटाफट संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सोना इसलिए सस्ता हो रहा है क्योंकि सटोरी अपना खेल खेल कर निकल चुके हैं, पुराने निवेशक अपना मुनाफा कमा रहे हैं, सेंट्रल बैंकों की भूख शांत हो गई है, और तेल और डॉलर जैसे विकल्प फिलहाल ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सोने का सेफ हेवन यानी सबसे सुरक्षित निवेश होने का दर्जा भी हिल सकता है, तो भविष्य में जब दुनिया पर कोई संकट आएगा, तो ये स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशकों का पैसा जाएगा कहां?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में निवेश की पूरी दुनिया को एक नया आकार दे सकता है। Audio Jungle. Let me ask you something. What if I told you that in the middle of a major conflict, the world's oldest safe haven, gold, is actually getting cheaper? It's a real head-scratcher, a puzzle that's got a lot of people talking, and in this explainer, we are going to get to the bottom of it. Okay, let's just dive right in. The economic playbook is pretty clear, right? When there's global uncertainty, when there's a war, investors are supposed to flock to gold and the price shoots up. But right now, we're seeing the complete opposite, a pretty significant drop. So, what on earth is going on? Why is this normally predictable financial river suddenly flowing backwards? To really solve this mystery, we're going to look at three key factors. First, the high-stakes players known as speculators. Then, we'll look at the big money, the central banks. And finally, the unexpected star of the show, the US dollar. So let's get into it. All right, so first let's just set the scene. What exactly is happening in the gold market that seems to be breaking decades of economic rules? We're not talking about a tiny little dip here. This is a fundamental break from how things are supposed to work. For generations, gold has been seen as the ultimate insurance policy against global chaos. But right now, it feels like that policy just isn't paying out. So our first reason has to do with a group of investors who absolutely live for this kind of volatility, the speculators. See, they aren't looking for safety. They're hunting for the next massive profit. The best way to think about speculators is to imagine they're pro surfers. They spot a trend, a wave, building way out on the horizon. They paddle out, catch it super early, and ride it all the way to its peak. But here's the key. Right before that wave crashes, they jump off, selling their board to the crowd of amateurs who are just now noticing the wave. And then, they're already back on the beach, scanning the horizon for the next one. And here is an absolutely brilliant way to picture what's happening. For speculators, gold is like an established superstar. Think Shah Rukh Khan. The massive growth has already happened, so now they're placing their bets on the hot rising stars, in this case, oil and the US dollar, where they see way more potential for explosive growth. Okay, on to our second reason, and this is a huge one. We're talking about the whales of the gold market, central banks. For years, they were the most reliable, consistent buyers out there. But recently, they've just stopped. So for a long time, central banks like India's Reserve Bank were on an absolute gold buying binge. They were steadily trading their US dollar reserves for physical gold. Now, why were they doing this? It's part of a bigger strategy called de-dollarization. Basically, they didn't want to have all their eggs in the US dollar basket, so they were diversifying, and gold was their number one choice. But by 2026, that all-out buying spree was pretty much over. It's like they'd been at an all-you-can-eat gold buffet for years, and now they're just full. Their vaults are packed, so they've stepped away from the table. And what that does is remove a massive, steady source of demand from the market, which leaves a huge void. And that void, well, it leaves us right to our third and final reason, the surprising strength of the US dollar. A whole series of events has created this crazy domino effect, making the dollar the new safe haven and pulling investors away from gold. So here's how the dominoes fall one by one. First, the conflict drives up oil prices. That, in turn, sparks fears of inflation back in the US. So what does the US central bank do to fight inflation? It raises interest rates. Now, when rates are higher, it becomes more expensive to borrow dollars, which means there are fewer of them to go around. And what does basic economics tell us? When something becomes more scarce, its value goes up. And this is the moment where it all clicks together. Our pro surfers, the speculators, see this happening in real time. So what do? They dump their gold, get the cash, and immediately pile into the two hottest assets on the market: oil, with its war-driven price spike, and the newly super strong US dollar. Okay, so let's pull all these threads together. What's the final verdict? Why is gold, the ultimate safe haven asset, taking a nosedive in the middle of a global storm? It really isn't just one single thing. It's a perfect storm. You've got the speculators who are off chasing faster, bigger profits. You've got the central banks who've basically had their fill of gold for now. And then you have this chain of global events that has, against all expectations, turned the US dollar into the safe haven of the moment. This whole situation is a really powerful reminder that in our hyper-connected world, the old financial rules don't always apply. It leaves us with a pretty fascinating question to chew on. If a 5,000-year-old safe haven can be dethroned this easily, what does the word safe even mean for an investor anymore?